नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवकार एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 10th बोर्ड 2026 के विज्ञान के एग्जाम कैप्सूल के साथ। इस एग्जाम कैप्सूल में मैं आपके सामने साइंस सब्जेक्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उसको लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये सारे के सारे एमसीक्यूज हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही रहेंगे। तो बिना किसी देरी के हम सीधे प्रश्न संख्या 1 पे आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है, चूना पत्थर के ऊष्मीय वियोजन पर कैल्शियम ऑक्साइड के निर्माण के साथ कौन सी गैस मुक्त होती है? चूना पत्थर के ऊष्मीय वियोजन पर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कौन सी गैस मुक्त होती है? इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई अगर आप चूना पत्थर को ऊष्मीय वियोजन कर दे, यानी चूना पत्थर को आप यदि गर्म करते हैं और तो इसके अगर कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है तो उसके साथ साथ और कौन सी गैस मुक्त होती है? क्या हाइड्रोजन मुक्त होती है, क्या ऑक्सीजन मुक्त होती है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, या फिर कैल्शियम मुक्त होती है? प्रश्न इंग्लिश मीडियम में देखें तो विच गैस इज लिबरेटेड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। ये कह रहा है कि यदि चूना पत्थर को आप गर्म कर रहे हैं तो कौन सी गैस मुक्त होगी? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी आप चूना पत्थर को गर्म करेंगे, चूना पत्थर का संगमरमर का फॉर्मूला होता है, अगर आप उसको गर्म करोगे तो आपके कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, इसके साथ में कौन सी गैस निकलेगी? देखो इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। चूना पत्थर जो आपके फॉर्मूला होता है CaCO3, ये लाइमस्टोन यदि आप इसको हीट करते हैं तो आपके एक तो बनेगा CaO यानी बिना बुझा हुआ चूना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्विक लाइम, और साथ में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये रिएक्शन अच्छे से याद रखनी है कि अगर चूना पत्थर का ऊष्मीय वियोजन यानी चूना पत्थर को आप हीट करें, गर्म करें, तो जो चूना पत्थर है वो एक तो बनेगा बिना बुझा हुआ चूना यानी CaO, और साथ में निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप इसको एग्जाम्पल के रूप में भी याद कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मीय वियोजन को पढ़ते समय आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इसी के साथ में आपके दूसरे प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र है। ये कह रहा है HCl को अगर आप तोड़ दे, the chemical formation of the anion obtained by the disassociation of HCl। ये कह रहा है HCl को अगर आप तोड़ दे तो ऋणायन कौन सा बनेगा, नेगेटिव आयन कौन सा बनेगा? H+, H2+, Cl2 या Cl-, कौन सा बनेगा? आप सोच के आंसर दीजिए। चलिए, कौन सा होगा? H+, H2+, Cl2 या Cl-। तो देखिए, बिल्कुल आपको इसको समझते हैं HCl। ये कह रहा है HCl का वियोजन करना है। HCl का क्या करना है? वियोजन। और जब भी HCl का वियोजन यानी HCl टूटेगा तो बनेगा H+ और Cl-। आपको पूछा है ऋणायन, और ऋणायन कौन सा हो जाएगा? Cl-। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर, और ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। उम्मीद करते हैं आपने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सही किया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आता है कि धात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? जो भी धात्विक ऑक्साइड है वो कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं? व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड? मेटेलिक ऑक्साइड होगा, क्या वो एसिडिक यानी अम्लीय होगा, क्या वो बेसिक यानी क्षारीय होगा, अम्लीय या क्षारीय दोनों ही होगा,
इनमें से कोई नहीं। तो धात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं, उसका नेचर क्या होता है? सोचिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या एसिड होगा, क्या बेस होगा, या फिर दोनों ही हो सकते हैं, या फिर इनमें से कोई आंसर होगा ही नहीं। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सोच लिया होगा कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रवृत्ति के होते हैं, वो होते हैं क्षारीय। जो भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। और इन्हीं धात्विक ऑक्साइड की यदि आप इन्हीं मेटलिक ऑक्साइड की आप यदि अम्ल से अभिक्रिया करवाएं, यदि इन धात्विक ऑक्साइड की आप अम्ल से रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा लवण प्लस जल। तो आप समझ सकते हैं कि देखो ये धात्विक ऑक्साइड क्षार हुआ, तभी तो क्षार और अम्ल दोनों ने मिलिया जो क्रिया करके लवण और जल बनाया। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय। जो मेटलिक ऑक्साइड है वो बेसिक फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछे अधात्विक ऑक्साइड कौन सी प्रकृति हो जाएगी, तो वो हो जाएगी अम्लीय प्रकृति के हो जाएंगे। आपको अच्छे से याद रखना है। तो जो भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है, जैसे कि मैं बात करूं किसी भी धात्विक ऑक्साइड की MgO, तो उसकी जो प्रकृति होगी वो हो जाएगी क्षारीय। बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है आपके सामने कि मधुमक्खी और नेटल डंक के पौधे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन बी एंड नेटल स्टिंग प्लांट्स। जो भी नेटल स्टिंग प्लांट्स होते हैं और जो मधुमक्खी होती है, अगर वो आपको काटती है तो आपके अंदर कौन सा एसिड देके जा रही है? विच एसिड इज फाउंड इन द बी एंड नेटल स्टिंग प्लांट। क्या उससे सिट्रिक एसिड आपको मिल रहा है, क्या उससे ऑक्जेलिक एसिड मिल रहा है, मेथोनोइक एसिड मिल रहा है, या फिर एसिटिक एसिड मिल रहा है? जल्दी से सोचिए और आंसर दीजिए। ऑप्शन आपका यह है कि मधुमक्खी और नेटल डंक के पौधे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मधुमक्खी और नेटल डंक के पौधे में जो अम्ल पाया जाता है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मेथेनोइक अम्ल। अच्छे से याद रखिएगा, यही मधुमक्खी और नेटल डंक के जो पौधा है वो उसमें अम्ल पाया जाता है, वो है मेथेनोइक अम्ल। इसे एक और नाम से जाना जाता है फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। अच्छे से याद रखना। और इसी एसिड के कारण जब हमें मधुमक्खी काटती है तब जलन महसूस होती है, वो है आपका मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल। तो ये बहुत ही बढ़िया हलवा प्रश्न है सारे। आपको अच्छे से इन प्रश्नों को याद रखना है। अगर आप अच्छे से याद नहीं रख पाते हैं तो एग्जाम में आपको इसकी मतलब जो भी भरपाई करनी पड़ सकती है। बहुत ही बढ़िया हलवा प्रश्न है, अच्छे से आपको इसको अच्छे से याद रखना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूरा पूछने की संभावना बनती है। कौन सा पदार्थ क्लोरीन के से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? दिस सब्सटेंस रिएक्ट विद द क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। ये कह रहा है कि क्लोरीन को किससे क्रिया करवाएंगे, तो ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण बनेगा। अच्छे से सोचिए और आंसर दीजिए। पहला सोडियम क्लोराइड। क्या सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की आप रिएक्शन करवाएंगे? क्या आप कैल्शियम सल्फेट की करवाएंगे? क्या आप बिना बुझा चूना की करवाएंगे यानी CaO? या फिर क्या आप बुझे हुए चूने यानी CaOH का होल्ट वाइज? तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अच्छे से याद कर देना। जो बुझा हुआ चूना या स्लेक्ट लाइम होता है उसकी आप रिएक्शन किससे करवाएंगे? क्लोरीन से क्रिया करवाएंगे।
तो ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 बनेगा, जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। इस ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी अच्छे से याद कर देना, इसका मैं आपको डिटेल से बताता हूं। ये है आपका CaOH का होल्टवाइज, जिसे कहते हैं कौन सा, बुझा हुआ चूना। जैसे ही आप बुझे हुए चूने की रिएक्शन क्लोरीन से करवाएंगे तो बनेगा CaOCl2, जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में बनेगा आपका जल यानी H2O। अच्छे से याद रखना, बुझे हुए चूने यानी CaOH का होल्टवाइज, इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे बोलते हैं विरंजक चूर्ण, जिसे बोलते हैं विरंजक चूर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ये वेरी इंपॉर्टेंट हलवा है, अच्छे से याद कर देना। इसी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहां पे होता है, वस्त्र उद्योग। जब भी आपको वस्त्र उद्योग में लिनन वगैरह का विरंजन करना है तो आप इसी विरंजक चूर्ण का उपयोग करेंगे। कागज फैक्ट्री में भी इसका उपयोग होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर पानी में आपको कीटाणुओं को समाप्त करना है, यानी जल में रोगाणुनाशक के रूप में भी इसी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं इसी ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। वाह, क्या प्रश्न है कि निम्न में से संश्लेषित सूचक हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। ऐसा कौन सा सूचक है जो संश्लेषित है, यानी मनुष्य द्वारा बनाया गया है, वो प्रकृति से प्राप्त बिल्कुल भी नहीं है। आपको अच्छे से सोच के आंसर देना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो जाते तो ऐसे प्रश्नों को आप हाथों हाथ गलत कर देंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक टीचर आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा ऐसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो कहते हैं ना कि अब तो परों को खोल दे, अब तो परों को खोल दे, इतना तू खुद से बोल दे। अब तो परों को खोल दे, इतना तू खुद से बोल दे कि हर एक ख्वाब को लबों पे सजाऊंगा, कि हर एक ख्वाब को लबों पर सजाऊंगा। मिलेगी जीत तो सहेजूंगा उसे, मिलेगी जीत तो सहेजूंगा उसे। अगर हुई हार तब भी मैं मुस्कुराऊंगा, अगर हुई हार तब भी मैं मुस्कुराऊंगा। हालात चाहे कैसे भी हो, हालात चाहे कैसे भी हो, आते जाते रहेंगे। हालात चाहे कैसे भी हो, आते जाते रहेंगे। मेरी मिट्टी तुझे घड़ा बनना ही होगा, मेरी मिट्टी तुझे घड़ा बनना ही होगा, क्योंकि तेरा कुमार अभी जिंदा है, क्योंकि तेरा कुमार अभी जिंदा है। कहने का मतलब आपका ये कुमार, आपका ये टीचर, आपके ये गुरु आपके साथ खड़े हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, बिल्कुल भी थकना नहीं है, बस अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना है। तो प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरह से है कि इसमें से संश्लेषित सूचक कौन सा है, सिंथेसाइज्ड इंडिकेटर कौन सा है जो मनुष्य ने बनाया है। क्या लिटमस को मनुष्य ने बनाया? नहीं सर, ये तो बिल्कुल हमें नेचर से प्राप्त है, प्राकृतिक सूचक है। क्या हल्दी को मनुष्य ने बनाया? नहीं सर, ये भी प्राकृतिक है, प्रकृति से प्राप्त है। क्या मेथिल ऑरेंज को मनुष्य ने बनाया? नहीं सर, ये मनुष्य ने नहीं बनाया, सॉरी, ये मनुष्य ने बनाया है। और वेनिला ये संश्लेषित सूचक नहीं है, ये एक प्रकार का गंधीय सूचक है। इसकी गंध से अम्ल या क्षार का अनुमान लगाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज। और आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि संश्लेषित सूचक कौन कौन से हैं। तो पहला है मेथिल ऑरेंज, पहला है मेथिल ऑरेंज।
और दूसरा कौन सा है, फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज दोनों ही आपके संश्लेषित सूचक हैं। तीनों ही प्रकार के इंडिकेटर के बारे में आप अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए, पहला आ जाता है आपका प्राकृतिक सूचक, जिसे आप कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। पहला है इसमें लिटमस, दूसरा लाल पत्ता गोभी का रस और तीसरी है हल्दी। ये तीनों ही आपके प्राकृतिक सूचक हैं। दूसरी बात में आ जाता है कृत्रिम, जो लैब में बनाए गए हैं, फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज, ये दोनों के दोनों कृत्रिम सूचक हैं। और तीसरा आ जाता है गंधीय सूचक, जिसके स्मेल से स्मेल इंडिकेटर्स कह सकते हैं। ये गंधीय सूचक होते हैं, पहला प्याज का रस, दूसरा वेनिला और तीसरा लौंग का तेल। ये तीनों के तीनों आपके गंधीय सूचक हैं। इनकी गंध के माध्यम से पता लगाया जाता है कि कौन सा अम्ल है यानी एसिड है और कौन सा क्षार यानी बेस है। चलिए, इसी के साथ अपना अगला हलवा प्रश्न आपके सामने हाजिर है। और प्रश्न है बहुत ही अच्छा, और अभी अभी जिसके बारे में मैंने चर्चा की है वही प्रश्न आपके सामने आता है कि पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। क्या ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है, क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से ये प्रश्न याद होगा। अभी अभी जिसके बारे में मैंने बताया था, जिसने इससे पहले क्वेश्चन को ढंग से समझा है, एक एक लाइन को ढंग से सुना है, वो ही इन प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। तो पेयजल यानी अगर आपको ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री करना है, उसमें जितनी भी बैक्टीरियाज हैं उसको हटाने हैं, तो आपको जो यूज करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए, विरंजक चूर्ण। कौन सा उपयोग करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया था, वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, और जो आपका पेयजल है उसको जीवाणु रहित तीने करने के लिए आपके विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। अच्छे से याद कर लेना, इसको एग्जाम में छपेगा भैया। लीजिए, अगला प्रश्न आपके सामने हाजिर है। खाने का सोडा और टार्ट्रिक एसिड यानी टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं। कि जो खाने का सोडा है और टार्ट्रिक एसिड दोनों का अगर हम मिक्सर बना देते हैं, व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड कॉल्ड। जो खाने का सोडा है और टार्ट्रिक अम्ल है, दोनों का मिक्सर क्या कहलाता है। क्या इसको विरंजक चूर्ण बोलते हैं, क्या इसको बेकिंग पाउडर बोलते हैं, और क्या इसको भुजा हुआ चूना बोलते हैं, या फिर इसको जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। ऑप्शन को आप ढंग से पहले देख लें, एक एक ऑप्शन को समझने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, आपका आंसर आपके सामने रेडी रहे। देखिए ढंग से क्या आंसर आ रहा है। तो लीजिए, इस प्रश्न का आंसर होगा आपका बेकिंग पाउडर। कौन सा आंसर हो जाएगा, बेकिंग पाउडर। तो देखिए ढंग से समझिएगा, खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं और टार्ट्रिक अम्ल, दोनों को अगर मिक्सर होता है तो इसे जो बनता है वो है आपका बेकिंग पाउडर। इससे जो बनेगा वो है आपका बेकिंग पाउडर, और बेकिंग इंडस्ट्री में इसी बेकिंग पाउडर का यूज भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाह, क्या प्रश्न है कि कौन सी अधातु चमक युक्त होती है। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो चमकता है। विच नॉन मेटल इज लस्ट्रियस। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो चमकता है, उसमें चमक उत्पन्न होती है। अच्छे से देखिएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, आयोडीन, नाइट्रोजन। ऐसा कौन सा अधातु है, ऐसी कौन सी अधातु है, नॉन मेटल है जो चमकता है। उम्मीद करते हैं आपको यह अच्छे से प्रश्न याद होगा, चैप्टर नंबर धातु और अधातु वाला।
मेटल एंड नॉन मेटल वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। अधातु है जो आयोडीन, वो चमक होती है उसमें। वैसे अधातु नहीं चमकती है, लेकिन आयोडीन आप अपनी चमक उत्पन्न करता है। एक और ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी चमक उत्पन्न करता है। तो आपको ये ग्रेफाइट वही कार्बन का अपर रूप है और आयोडीन चमक उत्पन्न करता है। तो दो हो गए आपके सामने, एक तो आयोडीन और एक ग्रेफाइट, ये दोनों ही चमक उत्पन्न करते हैं। चलिए इसी के साथ आपका अगला हलवा प्रश्न है, लीजिए। स्टेनलेस स्टील में आयरन को किसके साथ में मिश्रित किया जाता है? आपने जब भी मिश्र धातु पढ़ी होगी तब इसने बताया होगा। आयरन इज अलॉयड विथ व्हाट इन स्टेनलेस स्टील? आयरन को किसके साथ में मिलाया जाता है, यानी लोहा को किसके साथ में मिलाया जाता है? क्या लोहा के साथ में स्टील बनाने के लिए निकल और क्रोमियम मिलाए जाते हैं? क्या कॉपर और क्रोमियम मिलाए जाते हैं? क्या निकिल और कॉपर मिलाए जाते हैं? या फिर कॉपर और लेड मिलाए जाते हैं? स्टेनलेस स्टील में आयरन को किसके साथ मिलाया जाता है? अच्छे से याद कीजिए। हाँ जी, हाँ, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला, निकल और क्रोमियम को लोहे के साथ में, फेरस के साथ में निकल और क्रोमियम दोनों को मिक्स किया जाता है, तब जाके आपके इस्पात या जिसे स्टेनलेस स्टील बोलते हैं वो प्राप्त होता है। अच्छे से याद करना, निकल और क्रोमियम, इसको फेरस यानी लोहा के साथ में जब भी मिलाया जाता है तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? Which of the following methods is most suitable for protecting an iron frying pan from rust? प्रश्न ये पूछ रहा है, वो आधों को तो ये प्रश्न की लैंग्वेज भी समझ में नहीं आई कि ये फ्राइंग पैन होता क्या है। सर, फ्राइंग पैन का मतलब होता है तवा जिसपे किसी भी फास्ट फूड को भुना जाता है, फ्राई किया जाता है। तो ये कह रहा है अगर उस तवे को, उस फ्राइंग पैन को जंग से बचाना है तो कौन सी विधि उपयुक्त होगी सबसे? क्या उस पे जिंक की कोटिंग की जाएगी, यानी जिंक की परत चढ़ाई जाएगी? क्या सर उस पे पेंट लगाया जाएगा? क्या सर उस पे ग्रीस लगाया जाएगा? या फिर उपरोक्त सभी? आप सारे के सारे मेथड्स को यूज कर सकते। अच्छे से सोच समझ के वहां उत्तर दीजिएगा, क्योंकि यह हलवा है और हलवा कभी कभी मुंह जला भी देता है। गर्मा गर्म खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अच्छे से समझ के आंसर दीजिएगा। सोचिए, आंसर हो जाएगा आपका, उम्मीद करते हैं आपने सबने सही सोचा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो कि क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सर क्यों सही होगा? सर पेंट भी तो किया जा सकता है, लोहा है तो क्या सर पेंट नहीं किया जा सकता? सर बिल्कुल किया जा सकता है। लोहे को अगर बचाना है तो ये तीनों के तीनों मेथड यूज किए जा सकते हैं, लेकिन अपन बात कर रहे हैं फ्राइंग पैन की। तो देखिए, फ्राइंग पैन पे अगर पेंट लगाएंगे तो जैसे ही उसको हीट मिलेगी वो पेंट पूरा तरह से खराब हो जाएगा। तो पेंट करना उस पे उपयुक्त विधि नहीं है। सर अगर उस पे ग्रीस लगाएंगे तो ग्रीस तो आपको हीट मिलते ही पूरा फैल जाएगा और जो भी आप इस पे खाने की आइटम बना रहे हैं वो भी पूरी तरह से खराब हो जाएगी। तो ये भी ना, तो ये विधि काम में आएगी ना ये। आप सिर्फ उसका परत चढ़ा के उसका बचाव कर सकते हैं, उसको जंग से बचाया जा सकता है
और जिंक की परत चढ़ाने को ही अपन क्या कहते हैं, याद होगा आपको, यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन, यसद लेपन इसे कहते हैं। किसी भी लोहे पे जिंक की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। अच्छे से याद रखिएगा, यही हलवा है और इसको खा जाना है पूरा अच्छे से। वाह। सबसे अधिक तन्य धातु है, द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज, ये कह रहा है इसमें से ऐसी कौन सी मेटल है जिसको कितना भी खींच सकते हैं। आपको ऑप्शन देख के समझ के आंसर देना है। क्या वो सिल्वर है, चांदी है, क्या वो गोल्ड यानी सोना है, क्या आयरन मतलब वो लोहा है, और कॉपर यानी वो तांबा है। अच्छे से सोच समझ के आंसर देना है। चलिए, तो इसका आपका जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोल्ड। जो सबसे अधिक ऐसी धातु जिसको कितना भी लंबा खींचा जा सकता है, जितनी उसकी लिमिट होती है उतना। ऐसे नहीं कि आप मन पड़े जितना तो नहीं खींच सकते, लेकिन एक लिमिट में। तो सबसे अधिक जिस धातु को खींचा जा सकता है, लंबा किया जा सकता है, वो है आपका गोल्ड। उसके बाद में है चांदी। चांदी सोने के बाद में आती है। तो सबसे ज्यादा जिसको लंबा किया जा सकता है, खींचा जा सकता है, वो है सोना, और उसके बाद में कोई अगला है तो वो है चांदी। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, लीजिए। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? प्रश्न पूछ रहा है सिनेबार किस धातु का अयस्क है। क्या सिनेबार आयरन का अयस्क है? सिनेबार इज द और विथ विच मेटल? आयरन, कॉपर, मरकरी या जिंक? इसमें से किसका अयस्क है? सिनेबार किसका अयस्क है? अच्छे से सोचिएगा फिर आंसर दीजिएगा। तो सिनेबार जिसका अयस्क है वो है आपके मरकरी। मरकरी का अयस्क वो है आपके सिनेबार, और सिनेबार को क्या किससे लिखते हैं? HgS। मरकरी यानी पारा, और पारा का जो अयस्क है वो है सिनेबार। तो अच्छे से याद रखिएगा, सिनेबार का फॉर्मूला वो है HgS। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके। लीजिए, मैंने इसमें डिटेल से और भी चीजें लिखी है। सबसे पहले याद रखना है जो पारे का अयस्क है वो है सिनेबार, जिसका फॉर्मूला होता है HgS। अगर आपको सिनेबार पारे की जगह लेड पूछ दे, सीसा, तो उसका अयस्क है गैलेना। शीशे का अयस्क है गैलेना, जिसको PbS लिखते हैं। इसके बाद याद रखना है टिन, और टिन का अयस्क है वो है कैसिटराइट। इसके बाद जिंक, जिंक का है कैलेमाइन। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का है बॉक्साइट, और आयरन का है हेमेटाइट। ये जितनी भी धातु हैं आपको अच्छे से याद रखनी है। ये धातु है और ये इसके अयस्क हैं। पारे का सिनेबार, लेड का गैलेना, टिन का कैसिट्राइट, जिंक का कैलेमाइन, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट और आयरन का हेमेटाइट। उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको याद होगा। लीजिए, निम्न में से मिश्र धातु है। अच्छे से सोचिएगा, आंसर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय? इसमें से मिश्र धातु कौन सी है? मिश्र धातु का मतलब जिसको दो या दो से अधिक धातुओं को मिक्सर करके बनाया है। क्या पीतल यानी ब्रास है? क्या ब्रॉन्ज यानी कांसा है? क्या सोल्डर, या फिर उपरोक्त सभी? अच्छे से सोच के आंसर दीजिएगा। इसमें से मिश्र धातु कौन सी है? सोचिए और आंसर दीजिए। निम्न में से मिश्र धातु, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय? सोचिए और आंसर दीजिए। उम्मीद करते हैं आपने सबने सही सोचा होगा, गलत उत्तर की तरफ कोई नहीं बढ़ा होगा। तो आपका आंसर आना चाहिए था ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी।
ये सारी की सारी धातुएं मिश्र धातु हैं। पीतल, पीतल को किसको मिला के बनाया जाता है? कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक। सर कांसा को किसको मिलके बनाया जाता है? कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन। सर सोल्डर को किसको मिलकर बनाया जाता है? तो याद रखना, सोल्डर को बनाया जाता है सीसा, यानी जिसे कहते हैं पीबी, और टिन। सोल्डर को बनाया जाता है सीसा। याद करने का तरीका, सोल्डर से सीटी बजती है, सी मतलब सीसा, टी मतलब टिन। इसे का पीबी से लिखते हैं और टिन को एसएन से। तो ये मिश्र धातुएं आपको अच्छे से याद रखनी है। पीतल कॉपर और जिंक से, कांसा कॉपर और टिन से, सोल्डर लेड प्लस टिन से, यानी सीसा और टिन से। तो ये सारी की सारी मिश्र धातुएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है कि जो हेमेटाइट है अयस्क, उसका फॉर्मूला क्या है? हम पहले बात तो आपको ध्यान रखना चाहिए, हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट अयस्क है लोहे का। हेमेटाइट अयस्क किसका है? लोहे, जो लोहा धातु है फेरस, उसका अयस्क है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो हेमेटाइट का जो फॉर्मूला हो जाता है कौन सा हो जाएगा? क्या पहला, दूसरा, ए बी सी डी? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Fe2O3। Fe2O3 जिसे फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। ये हेमेटाइट अयस्क का सूत्र है। अच्छे से दिमाग में बिठा देना, दिमाग में कैप्चर कर लेना ऐसे सवालों को। लीजिए, वाह, अभी अभी जिसके बारे में चर्चा की थी और वही प्रश्न आ गया। प्रश्न आपसे यह है कि धातु एवं धातु के अयस्क में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं होता है? Which of the following is not correctly matched between a metal and its ore? क्या एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइट है? क्या आयरन का अयस्क हेमेटाइट है? क्या जिंक का अयस्क डोलोमाइट है? और चौथा ऑप्शन है क्या लेड का अयस्क गैलेना है? उम्मीद करते हैं आपने इससे पहले वाले प्रश्न को अगर ढंग से समझा होगा तो इसका आंसर आपको सामने दिमाग में एकदम आ गया होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सोचिए अच्छे से और आंसर दीजिए। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। लगता है बहुत सारे इसमें शहीद हुए। एल्यूमिनियम, तो बिल्कुल एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। आयरन, अभी इससे जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया आयरन हेमेटाइट। और आपका इस जो गया कहाँ गया, ये रहा लेड, और लेड का अच्छे से पता ही है गैलेना होता है। जिंक, जिंक का डोलेमाइट नहीं होता। और सर जिंक का होता क्या है? तो जिंक का तो सर कैलेमाइन होता है। जिंक का क्या होता है? कैलेमाइन। अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें आंसर रहेगा, और सी इसके साथ मैच नहीं खाता है क्योंकि जिंक का अयस्क है कैलेमाइन। चलिए, वाह, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न तो आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा। एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहते हैं? और सिरका तो मुझे लगता है क्लास में हर किसी को याद होता है। What percentage of acetic acid solution is called vinegar? एसिटिक एसिड का कितने प्रतिशत सॉल्यूशन होता है वो विनेगर होता है? बताइए, 1 से 2%, 3 से 4, 5 से 6, 7 से 8? बताइए, सोचिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आंसर आपका?
तो बिल्कुल एसिटिक एसिड का कितने प्रतिशत विलयन होता है? तो 3 से 4% जो विलयन होता है इसको सिरका कहते हैं। 3 से 4% जो सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का होता है उसको कहते हैं सिरका। सर एसिटिक एसिड को और किस नाम से जाना जाता है? सोचिए अच्छे से, एसिटिक एसिड को और किस नाम से जाना जाता है? एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, CH3COOH, CH3COOH। और आपको यह भी बता दूं कि एसिटिक एसिड का जो प्योर विलयन होता है, शुद्ध विलयन, उसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। याद रखना है, एसिटिक एसिड का 3 से 4% जो सॉल्यूशन होता है उसको एथेनोइक अम्ल कहते हैं, 3 से 4% सॉल्यूशन सिरका कहलाता है, विनेगर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। वाह, ब्यूटेन का उच्च समजात है। द हायर होमोलिक ऑफ ब्यूटेन इज। बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही समझ वाला प्रश्न है। ये प्रश्न आप रट के नहीं पढ़ सकते, रट के नहीं कर सकते। जो जो इसको समझेगा वो इसको कर पाएगा। अच्छे से प्रश्न की भाषा को समझिए। प्रश्न पूछना क्या चाहता है, धड़ाम से आंसर नहीं देना है। जो धड़ाम से देगा उसका हलवा खाते खाते मुंह जरूर जलेगा। प्रोपिन, पेंटिन, पेंटेन, पेंटाइन, सारे ऑप्शन एक जैसे। अच्छे से सोचिए, ऑप्शन देख लीजिए, दिख नहीं रहा है तो। ब्यूटेन का उच्च समजात है प्रोपिन, पेंटिन, पेंटेन, पेंटाइन। चलिए तो देखिए, सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को समझिए। बात की है समजात। समजात का जिसके इसका मतलब है जिसकी जाति समान हो। यहां पे ब्यूटेन यानी एल्केन ग्रुप की बात की है, तो इसका मतलब एल्केन वाला ही इसमें से आंसर होगा। दूसरी बात, उच्च समजात यानी कि देखो ब्यूटेन में आपके कार्बन कितने होते हैं? 4। और उच्च की बात की है मतलब ऐसा जिसमें 5 कार्बन हो। तो सर चारों में पेंटिन, बी, सी और डी तीनों में तो 5 कार्बन है। तो बिल्कुल जो ब्यूटेन यानी एल्केन ग्रुप की बात की है तो ब्यूटेन के बाद में आता है पेंटेन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। पेंटिन और पेंटाइन ये दोनों ही अलग हो जाएंगे क्योंकि ये एल्कीन है और ये एल्काइन है। अपने को तो एल्केन ग्रुप का चाहिए, तो ये और ये तो अपने लिए काम का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। चलिए अगला जो हलवा प्रश्न आपके सामने हाजिर है, उम्मीद करते हैं यह प्रश्न तो आपने अच्छे से देखा ही होगा। अचार के परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स। अचार को अगर आप लंबे समय तक स्टोर करना है तो उसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में क्या डालोगे आप? क्या उसमें आप एसिटिक एसिड डालोगे, या सर आप उसमें मेथनॉल डालोगे, एथेनॉल डालोगे, मेथेनल डालेंगे, क्या डालेंगे? अच्छे से सोचिए और आंसर दीजिए। अचार को अगर लंबे समय तक आपको प्रिजर्व करना है, अचार को लंबे समय तक परिरक्षित करना है, तो इसमें से कौन सा उपयोग होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, उम्मीद करते हैं सबने सही बताया होगा, एथेनॉल। ना ना ना, गलत है। मेथेनल, मेथेनॉल बिल्कुल गलत है, और मेथेनेल ये भी गलत है। तो आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का ही उपयोग अचार के परिरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है, अचार को लंबे समय तक बचाने के लिए। इसके अलावा अचार में अगर अचार को लंबे समय तक बचाना है तो तेल का उपयोग भी किया जाता है। तेल उस अचार के टुकड़ों में ऑक्सीजन को पहुंचने देता है जिससे वो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं। इसके अलावा अचार में नमक का भी उपयोग किया जाता है क्योंकि नमक उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। लीजिए, वाह क्या प्रश्न है।
निम्न में से मार्स गैस का सूत्र है, लीजिए भैया, आज में तो नाम ही नहीं सुना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ मार्स गैस? सोचिए, आंसर दीजिए। C2H5CH, C2H5OH, CH4। हलवा है आज का, हलवा अच्छे से खा लेना। और सर्दियों में तो विशेषकर, सर्दियों में हलवे की सीजन चल रही है भैया, तो अच्छे से खाइएगा। मार्स गैस का कौन सा फॉर्मूला है? अच्छे से सोचिए। C2H5CH, C2H5OH या CH4, अच्छे से याद कीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा CH4। फॉर्मूला है ये मेथेन का, और मेथेन को ही मार्स गैस के रूप में जानते हैं। सर ये कहाँ पे मिलती है मार्स गैस? दुकानों पे नहीं मिलती है, ये मिलती है आपके दलदली क्षेत्र में, जहां पे ज्यादा दलदल होगा, दलदली क्षेत्रों में ये पाई जाती है। वहां पे वनस्पति, जब वो दलदली क्षेत्रों में जब भी वनस्पति सड़ेगी, तब ये मार्स गैस का निर्माण होगा, जिसे CH4 बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, वाह, सोचिए और आंसर दीजिए। जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? वेयर आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फाउंड? ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ये जठर ग्रंथियां होती हैं, ये कहां पे पाई जाती हैं? क्या ये विरकक यानी किडनी में पाई जाती है? क्या आमाशय यानी स्टोमैक्स में पाई जाती है? मस्तिष्क में यानी ब्रेन में पाई जाती है? या फिर मांसपेशियों मसल्स में पाई जाती है? अच्छे से सोचिए और आंसर दीजिए। किडनी, स्टोमैच, ब्रेन या मसल्स? तो अच्छे से पता है कि जब भी हम पाचन तंत्र को पढ़ते हैं, तब इन जठर ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं, गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़ते हैं, जठर रस के बारे में पढ़ते हैं। और ये कहां पे पाई जाती है? तो ये जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है? आमाशय में, स्टोमैच के अंदर ये जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। लीजिए अगला, बहुत ही हलवा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो वसा का पाचन करता है? क्या ट्रिप्सिन होता है? क्या रेनिन होता है? लाइपेज होता है या एमाइलेज? अच्छे से याद रखिएगा, ट्रिप्सिन, रेनिन, लाइपेज, एमाइलेज, विच ऑफ, इसमें से कौन सा आंसर सही है? ट्रिप्सिन, रेनिन, लाइपेज या एमाइलेज? अच्छे से, आपने, उम्मीद करता हूं सारे के सारे सही आंसर की तरफ जा रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका सी। जो लाइपेज होता है वो वसा का पाचन करता है। जो वसा का पाचन करने में जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है वो लाइपेज की होती है। अच्छे से याद करना, बाकी ऑप्शन भी आपके सामने और भी प्रश्न आएंगे इससे रिलेटेड। तो वसा का पाचन करने वाला जो एंजाइम होता है वो होता है लाइपेज। लीजिए, श्वसन में ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहां पर संपन्न होता है? यह प्रश्न शायद आपके सामने हाफ इयरली में भी आया था, नहीं, इससे वो अलग आएगा, वो पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडन पूछा था। श्वसन में ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहां पर संपन्न होता है? ये कह रहा है ग्लूकोज पायरुवेट में बदल जाता है। ये क्रिया कौन से पार्ट में होती है? क्या ये क्रिया आमाशय यानी स्टोमैच में होती है? क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है? या फिर ये आर्टरीज यानी धमनी में होती है? या फिर कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं? अच्छे से याद रखिएगा कि जो श्वसन में जो भी ग्लूकोज बनी उसका विखंडन कहां पे होता है? तो कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में ही ये जो ग्लूकोज होता है ये किसमें टूट जाता है? पायरुवेट में टूट जाता है। लीजिए हम इसको अच्छे से और भी समझते हैं एक्सप्लेन के साथ में। लीजिए, ग्लूकोज जिसमें पता है आपके 6 कार्बन होते हैं, ये जो ग्लूकोज होता है ये साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में होके पायरुवेट में टूट जाता है। अब पहले इसमें 6 कार्बन थे,
अब इसमें 3 कार्बन वाले 2 संरचनाएं पाइरुवेट की होगी और साथ में ऊर्जा निकलेगी कितनी? 8 एटीपी। पाइरुवेट के साथ में 8 एटीपी। एटीपी मतलब वही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म भी अच्छे से याद रखना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पाइरुवेट के साथ में 8 एटीपी ऊर्जा भी निकलती है। अब ये पाइरुवेट जो आपके हाफ ईयरली में पूछा था, इस पाइरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा के रूप में टूटता है ये, तो ये कब होता है? ये सारी की सारी क्रियाएं होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये तब होता है जब आपके ऑक्सीजन उपस्थित हो। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ये, ऑक्सीजन जब आपकी उपस्थित होगी। सर ये अगर पाइरुवेट जो बना है साथ में 8 एटीपी की जो एनर्जी बनी है, ये अगर ऑक्सीजन का अभाव है तो आपने देखा होगा लैक्टिक एसिड बनेगा। और ये लैक्टिक एसिड कहाँ होता है? हमारे पेशी कोशिका में, मसल्स में। आपने देखा होगा जब भी हम ज्यादा काम करते हैं तो हमारे जो जॉइंट्स हैं वहां पे दर्द होने लगता है। वो इसी वजह से हो रहा है कि क्योंकि अपन ने ज्यादा काम किया, तो जहां पे भी अपन ज्यादा जिस जॉइंट्स की सहायता से काम कर रहे हैं वहां ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंचती है। ऑक्सीजन का क्या होता है? अभाव होता है, जिससे वहां पे लैक्टिक एसिड बनता है और उसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे घुटनों में वगैरह दर्द होने लगता है। फिर हम उसको गर्म पानी से सिकाई करते हैं, तब वो दर्द वापस समाप्त हो जाता है। तो ये लैक्टिक एसिड जब ऑक्सीजन का अभाव होगा तब बदलेगा। कौन? पाइरुवेट लैक्टिक एसिड में बदलेगा। सर ऑक्सीजन अगर पूरी तरह से अनुपस्थित हो तब ये पाइरुवेट इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा के रूप में बदलेगा। और ये किस में होता है? यीस्ट और किण्वन में। अच्छे से याद रखिएगा, ये ग्लूकोज वाला सब्शन में है। ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव्य में। सर पाइरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा के रूप में विखंडन कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही हलवा प्रश्न है आपके सामने कि रक्त का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? जो आपके ब्लड है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से पूरी तरह से रेड दिखता है? अच्छे से ऑप्शन देखिएगा, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और हीमोग्लोबिन। इनमें से किसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है? अच्छे से सोचिएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन के कारण ही आपके रक्त का रंग लाल होता है। और ये हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है? आरबीसी में। ये हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है और इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपके रक्त का रंग लाल होता है। लीजिए अगला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अभी भी मोल के बारे में बात की थी, एटीपी के बारे में बात की थी, उसी से रिलेटेड प्रश्न आया है। 1 मोल एटीपी के विखंडन से किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मोचित होती है। 1 मोल ऑफ एटीपी इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज किलो जूल्स ऑफ एनर्जी पर मोल। 2.5, 3.5, 28.5 या 30.5। इनमें से अगर एटीपी का एक मोल एटीपी का विखंडन, 1 मोल एटीपी टूटती है तो कितनी ऊर्जा आपके निकलेगी? 1 मोल एटीपी का मतलब कितनी ऊर्जा निकलेगी? अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्या ऑप्शन ए, बी, सी, डी? तो ऑप्शन नंबर डी, 30.5। 30.5 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी आपके निकलेगी। 1 मोल एटीपी का अगर विखंडन होता है तो 30.5 किलो जूल ऊर्जा निकलेगी आपके। अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न छपते हैं जो बहुत बार अपन आपको आता है, ऐसे करके मिस कर देते हैं। वाह, अभी बताया और अभी आ गया। अधिक काम करने पर पेशियों में किसके जमाव के कारण दर्द होता है?
जब हम ज्यादा काम करते हैं तो मसल्स पेन होने लगती है, वो किसके जमाव के कारण होती है? पेन इन मसल्स ड्यू टू ओवरवर्क इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ पानी, या पानी के जमाव की वजह से, लैक्टिक एसिड, एंजाइम, या कार्बन डाइऑक्साइड। और अभी अभी बताया मैंने कि जो पाइरूवेट होता है उसका विखंडन हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और किसके कारण? जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तो याद रखिएगा पाइरूवेट लैक्टिक एसिड में बदलता है, तब हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है। अच्छे से इन प्रश्नों को याद रखना है, ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में आते हैं और हम जोश जोश में उन प्रश्नों को गलत कर देते हैं। लीजिए अगला प्रश्न हाजिर है आपके सामने। वाह, कि मानव में जठर ग्रंथि द्वारा स्त्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम है। इन ह्यूमंस द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर। ऐसा कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करता है जठर ग्रंथि में? जो भी आप प्रोटीन का आपका पाचन हो रहा है वो इसमें से किसकी वजह से हो रहा है? क्या प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन की वजह से हो रहा है? क्या प्रोटीन का पाचन एमाइलेज की वजह से हो रहा है? प्रोटीन का पाचन पेप्सिन की वजह से हो रहा है, या फिर स्टार्च की वजह से? उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से याद होगा। एक बार फिर से प्रश्न को ढंग से पढ़िए कि मानव में जठर ग्रंथि द्वारा स्त्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम है, तो जो प्रोटीन का पाचन करता है वो एंजाइम है आपका पेप्सिन। पेप्सिन ही आपके प्रोटीन का पाचन करता है। और छोटे बच्चों में जो दूध में जो प्रोटीन होता है उसका पाचन कौन करता है? तो याद रखिएगा रेनिन। कौन होता है? रेनिन। तो जो प्रोटीन का पाचन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पेप्सिन। चलिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं एक एक करके। उम्मीद करते हैं आपने सबने अच्छे से पढ़ा होगा। लीजिए एक और हलवा प्रश्न आपके सामने हाजिर है कि रक्तदाब, लार आना, वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग में नियंत्रित होती हैं? इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन आर इनवॉल्ट्री एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन एंड वॉमिटिंग कंट्रोल। आपके मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जिससे बीपी कंट्रोल होती है, लार आने से संबंधित क्रियाएं कंट्रोल होती हैं, और उल्टी की संबंधित क्रियाएं हैं वो कंट्रोल होती हैं? अच्छे से आप ऑप्शन देखिए, हाइपोथैलेमस, क्या पीयूष, अग्र मस्तिष्क, या मेडुला ऑब्लिगेंट। अच्छे से आप उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से याद किया होगा ऐसे प्रश्नों को। सोचिए क्या आंसर हो सकता है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि मस्तिष्क में आपको अच्छे से समझा है। मैंने ऑफलाइन क्लास में भी आपको बताया हुआ है, जिसने भी मेरे से पढ़ा है और जो किसी और टीचर से पढ़े हैं उन टीचर्स में ने भी आपको अच्छे से बताया होगा। तो रक्तदाब यानी बीपी, लार आना, सेलिवेशन, और वमन यानी उल्टी जिसे कहते हैं वोमिटिंग कहते हैं, ये इनको जो अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक का मतलब जो अपनी इच्छा से नहीं हो रही है, उनको कौन कंट्रोल करता है? तो अच्छे से याद रखना, उनको कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लिगेंटा। ये मेडुला ऑब्लिगेंटा ही आपके अनैच्छिक क्रिया जो आपकी इच्छा से नहीं हो रही है उनको कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने हाजिर है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय। क्या जो रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रिया है मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल हो रही है? क्या उनको किसी हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है? क्या इनको किसी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, कि इनमें से कोई नहीं? अच्छे से याद रखना है, प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है अचानक से होने वाली क्रिया है। जैसे आपने किसी गर्म वस्तु के हाथ लगाया तो आप अचानक से हाथ को हटा देते हैं, ये किसकी वजह से हटा रहे? इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इनको कंट्रोल कर रहा है आपका मस्तिष्क नहीं, मेरुरज्जु। कौन? मेरुरज्जु।
स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ये जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं हो रही हैं ये कंट्रोल हो रही हैं। तो याद रखिएगा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा? मेरुरज्जु के द्वारा। तो ये थे आपके आज के 10th बोर्ड के साइंस के हलवा प्रश्न। आगे भी हम इसी ऐसे ही हलवा प्रश्नों की जो सीरीज नंबर 2 के साथ में हाजिर होंगे। आप सभी इस हलवा प्रश्नों को, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इन प्रश्नों का लाभ मिल सके। उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है परीक्षा को। आप इसी तरह पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।